हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 18 साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कि साउंड क्या होता है, कौन सी चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ये हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 7th स्टैंडर्ड का साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स एंड मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। Some events are given below. Put a tick mark right in the box if you have experienced the event. If not, put a cross in the box. तो जो आपको नीचे दिए हुए हैं, जो भी इवेंट्स दिए हुए हैं, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किए हैं खुद, तो आपको क्या करना है, जो बाजू में आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको अगर आपने किया है, देखिए क्लैप योर हैंड्स टुगेदर, तो ये हम सब ने किया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस तरीके से बॉक्स में राइट टिक करना है। अगर सेकेंड आपको दिया है कि प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर सभी लोगों ने यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तो नहीं बजाया होगा, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस, और जिन लोगों ने बजाया है तो वो राइट टिक करेंगे। तो इस तरीके से सारे इवेंट्स को आपको देखना है और बॉक्स में राइट, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो राइट टिक कीजिए, नहीं किया है तो क्रॉस कीजिए। जैसे कि बर्स्ट ऑफ फायर क्रैकर, आपने कभी फटाके फोड़े हैं तो वहाँ पे राइट आएगा, अगर नहीं फोड़े हैं तो रॉन्ग आएगा। तो ऐसे ही सारे इवेंट्स को आपको रीड करना है और उसके बाद आपको बॉक्स में लिखना होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, इट इज़ सीन फ्रॉम द अबो एग्जाम्पल्स दैट साउंड इज जनरेटेड ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स कि कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे घर में, आजू बाजू में, कि जहाँ पे साउंड जनरेट होता है और हमें सुनाई देता है। इन सम एग्जाम्पल साउंड वॉज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया है द बेल और द स्ट्रिंग्स और डायफ्राम ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। While in some examples like a bursting a cracker, clapping, a lightning strike, vibration are not actually felt. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर हम वाइब्रेट करते हैं, उन्हें वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, हमें साउंड सुनाई देता है। जैसे कि बेल है या फिर तबला जो होता है, उसे अगर हम बजाते हैं तो तभी हमें क्या होगा, वाइब्रेशन के कारण साउंड सुनाई देता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे हमें वाइब्रेशन नहीं दिखाई देंगे या फिर नहीं सुनाई देगी, डायरेक्टली साउंड ही सुनाई देता है। जैसे कि क्रैकर अगर हम फोड़ते हैं, फटाके फोड़ते हैं, तो वहाँ पे कोई वाइब्रेशन हमें सुनाई नहीं देगा, डायरेक्टली हमें आवाज़ सुनाई देता है। हाउएवर वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन दोज केसेस एज वेल, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन हमें नहीं दिख रहे या फिर नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे वाइब्रेशन होते हैं जिनके कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है। ऑल दीज वाइब्रेशंस आर इम्पार्टेड टू दी मोलिक्यूल्स इन द एयर एंड साउंड इज प्रोड्यूस। तो देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर अगर कोई भी वाइब्रेशन होता है, या फिर देखिए तबला है, अगर वहाँ पे हम क्या करेंगे, तबले को बजाते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और जिसके कारण वही वाइब्रेशन फिर जो एयर होता है हमारे अराउंड, उस एयर में क्या होता है, फिर प्रोड्यूस होता है। वो वाइब्रेशन क्या होते हैं, वेव्स की तरफ फैलते हैं और फिर वो हमें क्या होता है, सुनाई देता है। You might have seen that when a stone is thrown into the calm water of a lake, waves are generated and they reach up to the bank of the lake. तो देखिए, जैसे स्टूडेंट हम लोग ऐसी चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई तालाब है या फिर शांत ऐसा पानी है, वहाँ पे अगर हम लोग स्टोन को फेंकते हैं तो जहाँ पे हमने स्टोन को फेंका है उसके अराउंड वेव्स फॉर्म होते हैं और वही वेव्स हमें किनारे तक दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि कोई भी चीज़ के ऊपर अगर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो वही वाइब्रेशंस वेव्स की तरह क्या होते हैं, एयर में फैलने लगते हैं, और वो हमारे कानों तक जब वेव्स पहुँच जाती है तो हमें साउंड सुनाई देता है। वाइब्रेशन रीच अवर ईयर्स थ्रू द एयर इन अ सिमिलर वे एंड द साउंड इज हर्ड। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो वेव्स क्रिएट होते हैं वाइब्रेशंस के कारण, वही वेव्स जो होते हैं हमारे कानों तक आते हैं और फिर हमें वो उस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बेल लेंगे तो बेल को अगर हिट करते हैं हम तो क्या होगा, या फिर बेल को बजाते हैं तो क्या होगा, बेल वाइब्रेट होती है। वही वाइब्रेशन फिर एयर में क्या होते हैं, रीच होते हैं, हमारे कानों तक पहुँचते हैं और उसके बाद उस बेल की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। यू हैव लर्न हाउ साउंड इज जनरेटेड, हाउ इट रीचेस अस ऑन ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम एंड इज हर्ड बाय अस। तो देखिए, साउंड हमारे कानों तक आने के लिए यहाँ पे मीडियम काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे जैसे कि बेल का एग्जांपल लिया तो यहाँ पे वाइब्रेशन होंगे, वही वाइब्रेशन वही वेव्स जो होती है उसके पास होने के लिए, उसे पास होने के लिए यहाँ पे मीडियम कौन सा होगा, एयर होगा। तो एयर के थ्रू वो हमारे कानों तक पहुँचता है। यू हैव ऑल्सो सीन दैट वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ साउंड। अगर बेल है कोई, जैसे कि फिर से हम एग्जाम्पल बेल का ही लेंगे तो आपको क्या है, अच्छे से समझ में आएगा।
तो अगर बेल आपने लिया है, उसको आपने कोई वाइब्रेशन दिया ही नहीं, उसे हाथ ही नहीं लगाएंगे हम, तो आवाज़ आएगा क्या? नहीं। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हम वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तभी हमें साउंड सुनाई देगा। जैसे कि अगर कोई प्लेट होती है, अगर हमारे हाथ से गिर जाती है, अगर स्टील की प्लेट है, अगर गिर जाती है नीचे ज़मीन के ऊपर, तो देखिए वो थोड़ी देर के लिए राउंड राउंड घूमती रहेगी, तो हमें साउंड सुनाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी होता है तो उसके ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, उसकी वाइब्रेशन के कारण ही वेव्स तैयार होंगी और उसके बाद ही हमें साउंड सुनाई देता है। In the present lesson we will learn more about vibration, pitch, intensity and level of sound। तो देखिए स्टूडेंट, कभी आपने अगर आप म्यूज़िक जानते हो या फिर म्यूज़िक सीखते हो तो ये सारे वर्ड्स वहाँ पर भी आपको आए होंगे कि वाइब्रेशन, पिच, इंटेंसिटी, लेवल ऑफ साउंड। तो यही चीज़ें आज लेसन में हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में जो दिया है यूज योर ब्रेन पावर, ये भी हम देखेंगे। When a singer tunes the musical instruments before he starts singing, what exactly does he do? He ensures that the tanpura will produce the required notes by adjusting the tension in its string. That means he tunes the tanpura। अगर कोई सिंगर यहाँ पे सिंगिंग करने वाला है तो उसके पहले क्या करते हैं, अगर तानपुरा वहाँ पे यूज़ होने वाला है तो उसे यूज़ करने से पहले देखा जाता है कि उसके जो स्ट्रिंग होते हैं उनका टेंशन चेक किया जाता है कि नोट्स जो रिक्वायर्ड है उनके लिए, उनके गाने के लिए, वो अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर नहीं। अ तबला प्लेयर ट्यून्स द तबला बाय हैमरिंग दी पेग्स टू एडजस्ट द टेंशन इन द डायफ्राम ऑफ द तबला। कि तबला जो है उसे बजाने से पहले भी चेक किया जाता है कि ठीक से वो जो ट्यून्स उन्हें चाहिए वो प्रोड्यूस हो रही है या फिर नहीं। द हार्मोनियम accompanists फाइंड आउट बिफोर हैंड द की इन विच द सिंगर विल सिंग। To tune an instrument is to adjust how high or low the pitch of the notes produced will be। कि अगर हारमोनियम को भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले वो चेक करते हैं कि जो उन्हें साउंड यहाँ पे चाहिए, जो ट्यून्स उन्हें चाहिए और जिस लेवल पे उनका साउंड चाहिए, हाई लो पिच जो भी होता है, तो उसे पहले वो चेक करते हैं। द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पिच जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि साउंड का पिच जो होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इन इंडियन म्यूज़िक द म्यूज़िकल नोट्स, जैसे कि सारे गम प ध नि हम लोग बोलते हैं, तो ये जो म्यूज़िकल नोट्स है आर ऑफ इंक्रीजिंगली हायर पिच। तो ये क्या है? हायर पिच है। इन साइंटिफिक टर्म्स फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर ऑफ पिच। तो हायर स्पीच, जैसे कि हम लोग अगर कोई म्यूज़िकल शो वगैरह देखते हैं तो ये वर्ड जो है हम सुनते हैं कि हायर पिच है या फिर लोअर पिच है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिन टर्म्स में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो हायर पिच होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी वो लोअर पिच होता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। When the string of a musical instrument such as a tanpura is plucked, the string can be seen to vibrate, but the two ends of the vibrating string are still। तो देखिए अगर तानपुरा जो होता है वहाँ पर क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, उसके ऊपर प्लग करने के बाद क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो उसके दो एंड्स होंगे वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, वहाँ पे हमें वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पे हम प्लग करेंगे वहाँ पे हमें वाइब्रेशन दिखाई देता है। एज इट वाइब्रेट द स्ट्रिंग मूव्स टू वन साइड ऑफ द सेंट्रल पोजिशन एंड कम्स बैक द सेंट्रल पोजिशन। जैसे देखिए स्विंग का एग्जाम्पल लेते हैं। स्विंग क्या करता है? सेंटर में रुका हुआ है, जब रेस्ट पोजिशन में होगा तो वो सेंटर में होता है, जब हम उसे मूव करेंगे तो वो आगे जाएगा, फिर सेंटर में और फिर पीछे जाएगा। तो ये क्या होता है? कंटिन्यूसली चलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो तानपुरा है उसके स्ट्रिंग को अगर हम प्लग करते हैं तो आगे जाके फिर से क्या होता है? मूव होता है आगे पीछे, एंड उसके बाद सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है। दिस मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो जहाँ पे जो म्यूजिशियन होते हैं वो अगर तानपुरा बजा रहे हैं तो कंटिन्यूसली अगर स्ट्रिंग को बजाते हैं, प्लग करते हैं, तो वो क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है? इंटरवल के टाइम वो रिपीट होता है। सच मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। तो हर एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो स्ट्रिंग जो है क्या हो रहा है? मोशन में आ रहा है, तो उस मोशन को क्या कहा जाएगा? पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर में। साउंड इज जनरेटेड बाय द रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी कैन हियर द साउंड एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब तक हम लोग वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब तक वाइब्रेशन रहेगा तब तक हमें आवाज़ सुनाई देगी। बट वेन वी टच द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विथ आवर हैंड, द वाइब्रेशन स्टॉप एंड वी नो लॉन्गर हियर द साउंड। तो जो वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे अगर हम हाथ रख देंगे, उसे टच कर देंगे और वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर वाइब्रेशन रुक जाएगा तो साउंड भी रुक जाएगा और हमें नहीं सुनाई देगा। Sometimes we can see the vibration, but sometimes the vibration are so minute that we cannot see them with our eyes।
कि कई बार हमें वाइब्रेशन इजीली दिखाई देते हैं लेकिन कई बार वाइब्रेशन हमें नहीं दिखाई देते। जैसे देखिए प्लेट का हमने एग्जांपल लिया था, कोई प्लेट अगर ज़मीन पे गिरती है तो वो गोल गोल घूमती रहती है, तो जब तक वाइब्रेशन हो रहा है प्लेट के बीच में और फ्लोर के बीच में तब तक हमें आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर आप प्लेट को पकड़ लोगे, उसे रोक दोगे वहाँ पे, तो अगर वाइब्रेशन ही नहीं होगा तो हमें साउंड भी नहीं सुनाई देगा। और कई बार वाइब्रेशन हमें ईजिली दिखाई देते हैं लेकिन कई बार नहीं दिखाई देते हैं। Make a list of musical instruments you are familiar with. Find out which part of the instrument vibrates and produce the sound. तो ये आपको एक्टिविटी है कि आप कर सकते हो कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए हैं, तो आपको क्या आपने ऑब्जर्व किया है वो आपको लिखना होगा। Such vibration that produce sound can be studied with the help of a simple oscillator. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके वाइब्रेशन और जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये जो हम स्टडी करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है ये हम देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन ए स्विंग इन अ गार्डन। ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ द स्विंग। गो टू अ स्विंग एट रेस्ट इन अ गार्डन एंड मार्क इट पोजिशन ऑन द ग्राउंड बिलो इट। तो आपको क्या करना है, अगर आप गार्डन में जाते हो, वहाँ पे कोई स्विंग है, झूला होता है, तो उसके ठीक नीचे जब वो रेस्ट में रहेगा, मतलब शाम तक कोई भी झूला यहाँ पे नहीं झूल रहा है, तो क्या करेंगे, उसके नीचे हमें मार्क करना है पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में जब रहेगा। यू कैन कॉल दिस मार्क द सेंट्रल पोजीशन, और उस पोजीशन को हम नाम देंगे सेंट्रल पोजीशन ऑफ दैट स्विंग। नाउ पुल द स्विंग टू वन साइड एंड लेट इट गो। तो उसके बाद हम उसे धक्का देंगे तो स्विंग क्या होगा, आगे पीछे जाएगा। ऑब्जर्व हाउ इट स्विंग्स। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि जो स्विंग है किस तरीके से स्विंग हो रहा है यहाँ पे। द स्विंग विल बी सीन टू क्रॉस द सेंट्रल पोजीशन अगेन एंड अगेन एज इट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑफ इट स्विंग। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंट्रल पोजीशन जो हमने रखा था जब वो रेस्ट था, लेकिन जब हम उसे धक्का देंगे स्विंग को तो वो आगे जाएगा, उसके बाद सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करके पीछे जाएगा, उसके बाद फिर से पीछे से आगे जाने के टाइम उस सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करके आगे जाएगा। इस तरीके से थोड़ी देर तक वो रहता है। अ स्विंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ लाइक दिस इज एन ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर किसे कहा जाएगा यहाँ पे, कि स्विंग जो है सेंटर से उसने स्टार्ट किया, फिर आगे जाएगा, सेंटर को क्रॉस करके पीछे जाएगा, फिर से पीछे से वो आगे जाएगा, तो उसे इस पोजीशन को या फिर इस जो मूव्स हो रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीलेटर कहा जाता है। व्हेन द स्विंग मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़ सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे जब क्या होगा कि वन एंड से दूसरे एंड तक जाएगा और उसके बाद फिर से वो रिटर्न आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो जाता है। द बैक एंड द फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑक्सीलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। तो यहाँ पे जो झूला है, जो स्विंग है, ये क्या कर रहा है, आगे पीछे जो ऑक्सीलेशन उसका हो रहा है तो उसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहा जाता है। तो ये आपने मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन में भी देखा होगा। टेक एन एम्प्टी पोर्सिलिन बाउल। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि ऑक्सीलेशन ऑफ स्विंग किस तरीके से होगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से स्विंग है तो यहाँ पे अगर रेस्ट पोजीशन है यहाँ पे, तो ये होगा हमारा सेंटर। अगर ये स्विंग आगे जाएगा, देखिए आपको पिक्चर में भी दिया है, तो इस तरीके से आगे जाएगा, फिर से ये पीछे सेंटर क्रॉस करके पीछे जाएगा एंड अगेन वो आगे जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या है, ऑक्सीलेशन मोशन है, क्योंकि ये आगे जाके सेंटर पोजीशन को क्रॉस करके जितना आगे जाएगा उतना ही वो पीछे जाता है, तो ये मोशन क्या होगा, ऑक्सीलेशन मोशन होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी है, टेक एन एम्प्टी पोर्सिलिन बाउल और एन एम्प्टी स्टील ग्लास, स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड फिक्स इट ऑन द बाउल और ग्लास एज शोन इन द पिक्चर। सेकेंड पिक्चर आपको दिया है, देखिए इस तरीके से आपको बाउल लेना है या फिर आप ग्लास भी ले सकते हो और उसके ऊपर आपको इस तरीके से रबर को अटैच करना है। Then now give a jerk to the rubber band. Repeat this action applying a smaller or greater force. फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से जो रबर आपने लगाया है इसको स्ट्रेच करना है और छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा वो आपको देखना है कि पहले आप क्या करोगे, ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा इसे यहाँ पे खींचोगे और उसके बाद छोड़ोगे आप, उसके बाद कम फोर्स आपको अप्लाई करना है। While doing this, observe the farthest distance to which the rubber band is stretched. Take note of the sound generated. तो यहाँ पे अगर आप जब रबर को स्ट्रेच करोगे, अगर आप ज़्यादा फोर्स से स्ट्रेच करोगे तो उसके वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, तो आपको साउंड भी अलग सुनाई देगा। अगर कम फोर्स से आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वहाँ पे साउंड अलग सुनाई देगा। When the rubber band is stretched and release it vibrates. तो रबर को हम स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद रिलीज छोड़ देंगे तो वो वाइब्रेट होगा। कंपेयर द वाइब्रेशन विद द फिगर अलॉन्ग साइड। तो आपको क्या करने होंगे, उस वाइब्रेशन को चेक करना है। When the rubber is stretched from the original position A and comes to position B, it is seen to be curved. तो अगर आप जब इसको स्ट्रेच करोगे, सपोज ये पॉइंट A है
और इसको जब छोड़ दोगे, यहाँ पे अगर आप छोड़ते हो तो यहाँ पे आएगा बी पॉइंट। तो जब आप इसको खींचोगे तो आपको इस तरीके से कर्व दिखाई देगा, और छोड़ोगे तो वो बी पॉइंट जो है वहाँ पे अगेन वो जाएगा, आगे जाएगा उसके। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इट इज़ सीन टू बी कर्व, तो आपको कर्व शेप की जैसे दिखेगा जब आप स्ट्रेच करोगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ए एंड द पोजिशन बी ऑन स्ट्रेचिंग द रबर इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो जब आप इसको यहाँ पे खींच रहे हो तो ये यहाँ पे आपने अगर खींचा है तो इस पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से कर्व। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन का क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ये आपको याद रखना है। When a greater force is applied to the rubber, it is stretched further, meaning that the amplitude increase. अगर आपने ज़्यादा फोर्स इंक्रीज किया, फोर्स को अप्लाई किया, यहाँ तक आपने स्ट्रेच किया है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक कम फोर्स से क्या किया, उसको स्ट्रेच किया है और सिर्फ यहाँ तक ही आया है तो उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा। अगर यहाँ तक आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। ऑन रिलीजिंग इट अ लाउडर साउंड इज जनरेटेड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब यहाँ तक आपने स्ट्रेच किया और छोड़ा उसे, तो उसका साउंड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कम होगा। When a smaller force is applied, the rubber is stretchless and then the amplitude is smaller and the sound is softer too. तो देखिए यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ज़्यादा फोर्स से आप स्ट्रेच करते हो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो साउंड भी इंक्रीज़ होगा। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड भी कम होगा। तो एक ईजीली आप एक्टिविटी जो है घर पे भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है, टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड अबाउट हाफ अ मीटर लॉन्ग, टाई अ स्मॉल आयरन और वुडन बॉल टू इट एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ सपोर्ट एज शोन इन दी फिगर। जैसे आपको यहाँ पे दिया है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, एक थ्रेड को टाई करना है। इस तरीके से आप वुडन बॉल या फिर आयरन बॉल को लगा सकते हो। सच एन ऑक्सीलेटर इज कॉल्ड अ पेंडुलम। तो इस तरीके से जो ऑक्सीलेशन होगा उसका, कि ये आगे पीछे इस तरीके से अगर स्विंग हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीलेशन होगा, लेकिन उसे क्या कहा जाएगा, पेंडुलम। आपने पेंडुलम क्लॉक भी देखा होगा। तो इस तरीके से जो होते हैं वो होते हैं पेंडुलम। गिव एन ऑक्सीलेटरी मोशन टू द पेंडुलम। तो इस पेंडुलम को हमें ऑक्सीलेटरी मोशन देना है, जैसे कि हमने स्विंग में देखा था कि ये होगा उसका सेंटर। यहाँ से अगर हम उसे आगे धक्का देते हैं तो ये आगे जाएगा, उसके बाद फिर से सेंटर पोजीशन से पीछे जाएगा। गिव एन ऑक्सीलेटरी मोशन टू द पेंडुलम, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ए ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ बी एंड सी इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन। जैसे हमने रबर का एग्जाम्पल देखा था उसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है कि जो मेन या फिर सेंटर पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, ए वाली, कि जब हमने इस थ्रेड को बिल्कुल भी हिलाया नहीं है, जगह पे ही है, रेस्ट पोजीशन में है, तो ये रहेगा ए पोजीशन। जब ये बी के यहाँ पे जाएगा तो ये क्या होगा, ए टू बी जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। ए टू सी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। A of the pendulum and extreme position B or C is called the amplitude of oscillation. In the figure AB और AC is the amplitude of oscillation. जैसे कि हमने अभी देखा कि A to C है या फिर A to B है, ये उसके क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है। तो ये तीनों फिगर जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। अ स्ट्रेच रबर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन इट रिलीज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये आपको पहले भी पता होगा कि रबर में इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। व्हेन अ स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेट्स, इलास्टिसिटी इज एट अ वर्क। जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं तो वो वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ काम करती है, इलास्टिसिटी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। ऑल द वाइल दैट द पेंडुलम ऑक्सीलेट्स, अर्थ ग्रेविटेशन इज एट वर्क। जो पेंडुलम ऑक्सीलेट होता है वो किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो तीनों फिगर दिए हुए उनको अच्छे से आपको देखना है और समझना है। फर्स्ट में जैसे कि हमने देखा ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन ऑफ स्विंग। सेकंड में हमने देखा कि रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करते हैं, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कम प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि ए टू बी, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन आपको क्या है, थर्ड फिगर जो दी है समझने के लिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, कि जो पोजीशन है आपकी यहाँ पे सेंटर में, वहाँ से आप अगर बी तक जा रहे हो तो ये क्या होगा, बी आपका जो वाइब्रेशन है अगर यहाँ तक है तो आपको क्या दिखेगा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑक्सीलेशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो सारे टॉपिक्स हमने अभी देखे हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। लेसन का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, उसे हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी पूरा लेसन आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।